चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है आर्थिक वृद्धि और विकास। देखिए, पिछले विषय में हमने बात की थी राष्ट्रीय आय लेखांकन की, और राष्ट्रीय आय लेखांकन एक ऐसा महत्वपूर्ण मापदंड है जिससे हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं, आर्थिक वृद्धि को माप सकते हैं। पर देखिए, जीडीपी जो हमने कल किया था राष्ट्रीय आय लेखांकन में, उसको हम इकलौता मापदंड नहीं कह सकते आर्थिक विकास का। और ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं जिनसे आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। पर 1992 से पहले जितने भी अर्थशास्त्री थे वह आर्थिक कल्याण और आर्थिक विकास को मापते थे जीडीपी में वृद्धि से ही। हर अर्थशास्त्री यह मानता था कि जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है तो आर्थिक कल्याण हो रहा है। पर 1992 में ऐसी बहस छिड़ी जिससे पता लगा कि देखिए, आर्थिक वृद्धि ही कल्याण नहीं है, जीडीपी में वृद्धि ही आर्थिक कल्याण नहीं है। आर्थिक कल्याण के और ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं। और यह कैसे पता चला? देखिए, ऐसे बहुत सारे देशों का उदाहरण दिया गया 1992 में जो आर्थिक जीडीपी या आर्थिक वृद्धि के तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। उनकी जो जीडीपी थी वो बहुत उच्च स्तर की थी, पर वहां पे लोगों के हाल अच्छे नहीं थे। वहां पे गरीबी थी, वहां पे स्वास्थ्य का स्तर गिरा हुआ था, वहां पे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं पूरे विश्व में जिनकी जीडीपी तो बहुत ऊपर है, पर वहां पे शिक्षा का स्तर और उनके जो स्वास्थ्य का स्तर है और ऐसे बहुत सारे गुणात्मक मापदंड के तौर पे देखा जाए तो वह जो देश हैं वह नीचे आते हैं, उनका रैंक नीचे आता है। इसके बावजूद कि उनकी जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है। भारत देश का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत देश अगर देखा जाए, अगर हम तुलना करें बाकी सभी देशों के साथ जीडीपी के दृष्टिकोण से, तो भारत की जीडीपी तीसरे पायदान पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है। पहला है अमेरिका और दूसरा है चीन, उसके बाद भारत की जीडीपी आती है। पर अगर कल्याण के रूप से देखा जाए, शिक्षा स्तर के रूप से देखा जाए, स्वास्थ्य स्तर के रूप से देखा जाए, तो क्या हम पूर्णतः ये कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक कल्याण हो रहा है? पूरे विश्व में इस चीज की तुलना की जाती है। आपको पता है, जो पूरा विश्व है, विश्व में विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र है, ये सभी देशों की तुलना करता है और बहुत सारे मापदंडों के रूप से। शिक्षा के स्तर पे अगर देखा जाए तो भारत बहुत पीछे है, तीसरे अंक पे नहीं है भारत, तीसरे बिंदु नहीं है भारत का। अगर स्वास्थ्य के स्तर से देखा जाए तो भारत का तीसरा रैंक नहीं है, जबकि जीडीपी का रैंक तीसरा है। पर इन सारी चीजों में भारत बहुत पीछे है। तो क्या आप कह सकते हो कि भारत में आर्थिक कल्याण हुआ है, इसके बावजूद कि भारत की जो जीडीपी है वह तीसरे पायदान की है? नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक वृद्धि, या मैं कहूं जीडीपी में वृद्धि का योगदान तो है विकास में, पर जीडीपी ही विकास नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं जो विकास को निश्चित करते हैं किसी देश के। अब 1992 की पहले की यह मान्यता को परिवर्तित किया गया। 1992 के बाद ऐसे बहुत सारे मापदंड निकाले गए जिसमें महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, अमर्त्य सेन जो हिंदुस्तान के थे, भारत के थे, इन सब का योगदान था ऐसे मापदंडों को खोज निकालना जिससे विकास की दर, कल्याण की दर मापी जा सके जीडीपी के अलावा। अब देखिए, जीडीपी ही कल्याण नहीं है, विकास नहीं है, उसका उत्तर तो मैं पिछले लेक्चर के अंत में भी दे चुका हूं। पिछले लेक्चर के अंत में मैंने आपको बताई थी जीडीपी से जुड़ी कुछ 3 समस्याएं जिससे जीडीपी को हम कल्याण या विकास नहीं कह सकते, इकलौता मापदंड विकास का नहीं कह सकते। वह 3 समस्याएं क्या थी? एक तो था जीडीपी का वितरण, कि जीडीपी अगर किसी देश में कुछ अमीर लोग ही अमीर होते जा रहे हैं तो भारत देश की जीडीपी बढ़ेगी। पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि सभी देश बढ़ते जा रहे हैं, सभी जन बढ़ते जा रहे हैं इसी देश में, है ना? गरीब गरीब होता जा रहा है। तो जीडीपी का वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे हो रहा है, यह जीडीपी नहीं बताता, और जो महत्वपूर्ण है विकास की दर को मापने के लिए। दूसरा था गैर मौद्रिक आपकी विनिमय। गैर मौद्रिक विनिमय होता है देश में, इसी वजह से आप जीडीपी से सही आकलन नहीं कर पाते भारत में किन किन चीजों का, किन किन वस्तुओं का, किन किन सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी बहारताएं, सकारात्मक और नकारात्मक बहारताएं। ये तीनों चीजें हमने की थी। अब देखिए, 1992 में ना ये जो पहली चीज है जीडीपी में वितरण, इस पे बहुत चर्चा हो रही थी। तो इसका सोल्यूशन निकाला इन्होंने एक
इन्होंने कहा देखिए हम कोई देश कितनी संपत्ति अर्जित कर रहा है, कोई देश कितनी अच्छी अर्थव्यवस्था चला रहा है, उसका मापदंड तो हमारे पास है जीडीपी। अच्छा, जीडीपी से ही संबंधित एक और मापदंड है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। है ना, और हमने करा था एनएनपी फैक्टर कॉस्ट वाली जो होती है वही राष्ट्रीय आय होती है ना। तो जीडीपी बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। अब देखिए 1992 में बोला गया कि अभी तक तो हम जीडीपी और राष्ट्रीय आय से ही आकलन कर रहे थे कि कोई देश कितना समर्थ है, कितना सामर्थ्यवान है, कितना सामर्थ्य है उसमें आर्थिक रूप से या कितना नहीं। पर देखिए जीडीपी का वितरण की समस्या तो है। कुछ अमीर लोग ही अगर अमीर होते जा रहे हैं तो भी जीडीपी या राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगी, पर उससे यह तो नहीं पता चलता ना कि वह राष्ट्रीय आय सबके लिए बढ़ रही है। तो इसीलिए एक और अवधारणा को जन्म दिया गया। उस अवधारणा का नाम है प्रति व्यक्ति जीडीपी या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। अब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए जीडीपी या राष्ट्रीय आय तो क्या होगी, जो हम कल कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या होगी, जब आप जीडीपी को या राष्ट्रीय आय को भारत की आबादी से विभाजित कर देंगे। तो भारत की आबादी जितनी होगी उससे विभाजित यदि आप कर देंगे राष्ट्रीय आय को, तो आपको मिलेगी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। अब भारत की आबादी तो बहुत ज्यादा है, तो चाहे भारत की जो जीडीपी है या भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह भारत को तीसरा पायदान प्राप्त करवाती है, पर यदि हम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत बहुत ही पिछड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात पे सबको ठीक लगा कि हाँ ये एक अवधारणा है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की एक अवधारणा है जिससे हम जीडीपी के वितरण की समस्या का निवारण कर सकते हैं। यह तो सब लोगों को पता चल गया, पर उसके बाद भी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे आप नहीं कह सकते कि विकास को मापा जा सकता है। ठीक है, जीडीपी प्रति व्यक्ति जीडीपी से ठीक है थोड़ा बहुत आप विकास तक पहुंच सकते हैं, पर फिर भी संपूर्ण तौर से नहीं पहुंच सकते हैं। अब देखिए यह जो मैंने आपको बात बताई है ना प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की, यह महत्वपूर्ण है। देखिए जो विश्व बैंक है ना वह सभी देशों की तुलना करता है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करता है, उनके आर्थिक वृद्धि की तुलना करता है, और वह उसके आर्थिक जितने भी देशों की वह तुलना कर रहा है वह किस मापदंड का प्रयोग करता है तुलना के लिए, वह करता है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मापदंड का प्रयोग। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मापदंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व बैंक सभी देशों को रैंक में अवरोही रूप से क्रमांकित करता है। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होगी उसका रैंक 1 होगा, और जिसकी सबसे कम राष्ट्रीय आय होगी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उसका रैंक 192 होगा। तो इस हिसाब से विश्व बैंक ने एक क्रम निकाला है देशों का, ठीक है, तुलना के लिए। अब देखिए आपको पता है, यहां पे आ जाइए, देखिए जो भी क्रम होगा, जिस भी क्रम की हम बात करें, यह महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना और लिख भी लेना साथ साथ। उस क्रम के हिसाब से ना विश्व बैंक ने कुछ देशों को तो कहा है कि वह निम्न आय देश है, कुछ को कहा है वह उच्च आय देश है, और कुछ को कहा है वह मध्य आय देश है। उसी सूची के तहत जो आपका विश्व बैंक है उसने विभाजन किया है देशों का इन कैटेगरीज में। ठीक है, तो जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $1045 से कम है उन्हें हम निम्न आय देश कहते हैं। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की मैं बात कर रहा हूं। जिन देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 12,695 से अधिक है उन्हें हम उच्च आय देश कहते हैं, और जिन देशों की आय इन दोनों के बीच में है उन्हें हम मध्य आय देश कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मध्य आय देशों को भी 2 भागों में विभाजित किया है, निम्न मध्य आय देश, उच्च मध्य आय देश। तो निम्न मध्य आय देश जो हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होनी चाहिए 1046 से लेके 4095 तक, और जो उच्च मध्य आय देश हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होनी चाहिए वह होनी चाहिए 4096 से लेके 12,695 तक। तो यह कैटेगरीज दी हुई हैं।
अच्छा, ये 2021 में ये कैटेगरी चेंज कर दी थी, ये पुरानी मेथोडोलॉजी है, 2020 की मेथोडोलॉजी है, ये हमें याद रखनी बिल्कुल भी हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए आवश्यक है ये है कैटेगराइजेशन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि भारत कौन सी कैटेगरी में आएगा। आपको बताऊं, देखिए जीडीपी या राष्ट्रीय आय के स्तर पे देखा जाए तो भारत तीसरे पायदान पे है, पर यदि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के हिसाब से देखा जाए तो भारत इस कैटेगरी में आता है, निम्न मध्य आय देश। उच्च मध्य आय देश भी नहीं है भारत, निम्न मध्य आय देश है। तीसरे नंबर पे होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी जो जीडीपी का स्तर है वह भारत से नीचा है, पर उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी का स्तर भारत से ऊंचा है और वह उच्च आय देश बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जीडीपी में वृद्धि इकलौता मापदंड नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय विकास का, आर्थिक विकास का। ठीक है, आज हम इसी चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय जो आर्थिक वृद्धि है वो कैसे भिन्न है आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण से। ठीक है, चलिए, ये आपने भूलना नहीं है कि आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि या जीडीपी जरूर आता है, पर सब कुछ नहीं है जीडीपी आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क हम करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के लेक्चर की विषय सूची पे। अब देखिए, पहला जो हम विषय करेंगे, उप विषय करेंगे, वह होगा आर्थिक विकास का। तो आर्थिक विकास क्या होता है, और यहां पे मैं आर्थिक विकास, बार बार आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि आर्थिक विकास कई बार लोग आर्थिक वृद्धि के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसीलिए आर्थिक विकास में बार बार नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आर्थिक कल्याण। तो आर्थिक कल्याण की मैं सचमुच में बात करना चाहूंगा। तो आर्थिक वृद्धि कैसे भिन्न है आर्थिक कल्याण से, फिर भी आर्थिक विकास क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जीडीपी बनाम विकास या कल्याण, इसको देखेंगे। तो भिन्नताएं देखेंगे हम जीडीपी, और मैं आपको बताऊंगा कैसे जीडीपी इकलौता मापदंड नहीं है विकास या कल्याण के माप के लिए। फिर एक तकनीकी चीज पे हम नजर डालेंगे जो असमानता, आर्थिक असमानता का माप है, लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक। ठीक है, यह दो चीजें ऐसी हैं जो आर्थिक असमानताओं को मापता है भारत देश में। तो ये इससे जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे समावेशी विकास की अवधारणा, इंक्लूसिव ग्रोथ। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो उनका मतलब है समावेशी विकास से ही। समावेशी विकास मतलब सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो इसकी अवधारणा क्या है, और 11वें पंचवर्षीय योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख क्यों था, वह हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, अब सतत विकास बहुत महत्वपूर्ण है और भारत ने इसे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। भारत की सरकार ने 2030 तक हमने कुल 17 सतत विकास के जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करना है। तो भारत देश बहुत तीव्रता से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सतत विकास है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। और आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि से संबंधित कुछ और अवधारणाएं थी जो हमने कल के लेक्चर में नहीं की, उन्हें हम आज पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले तो बात करते हैं आर्थिक विकास क्या है। देखिए, दो तरह के मापदंड होते हैं, एक तो होते हैं मात्रात्मक मापदंड, एक होते हैं गुणात्मक मापदंड। अब देखिए, गुणात्मक जो लक्ष्य होते हैं या मात्रात्मक लक्ष्य होते हैं, दोनों में एक फर्क पता क्या है, मात्रात्मक लक्ष्यों को मापा जा सकता है, गुणात्मक लक्ष्यों को मापना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए बहुत सारे गुणात्मक मापदंड बनाए गए हैं, पर उनको मापना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है। खैर, इन दो चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो अब यह जो आर्थिक विकास की परिभाषा है उसे आप समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने अभी तक बातें बोली थी उसी से संबंधित है यह परिभाषा। जीडीपी के स्तर जैसे मात्रात्मक लक्ष्यों पर आर्थिक नीति निर्माताओं के जोर ने 1992 से पहले सिर्फ जीडीपी पे जोर होता था। जितने भी आर्थिक नीति निर्माता थे, जितने भी अर्थशास्त्री थे, सिर्फ जीडीपी पे जोर देते थे अगर उन्हें लगता था कि हमें अपने राष्ट्र के में आर्थिक सुधार करना है। ठीक है, तो इस वजह से राष्ट्रों को समान रूप से महत्वपूर्ण गैर आर्थिक मापदंडों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता आदि पर ध्यान देने से रोका। 1992 से पहले
जीडीपी पे ही सारा ध्यान केंद्रित करने की वजह से अर्थशास्त्रियों का ध्यान इन गैर आर्थिक मापदंडों से हटा। ठीक है, पर क्या आपको नहीं लगता यह भी महत्वपूर्ण है? सरकारों का चुनाव किस लिए किया जाता है? इन्हीं चीजों के लिए तो किया जाता है। गरीबी कम करनी है, जीवन की गुणवत्ता में इजाफा करना है, वृद्धि करनी है, शिक्षा स्तर को बढ़ाना है, स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना है। इन पे तो ध्यान है नहीं अर्थशास्त्रियों का, सिर्फ जीडीपी पे ध्यान है। जीडीपी पे ध्यान कर लोगे तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी, पर बाकी चीजें भी तो बढ़ानी जरूरी है कल्याण के रूप से, है ना? तो यह जो अवधारणा थी, यह जो धारणा थी, ये 1992 के बाद आई है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जन्म हुआ आर्थिक विकास दृष्टिकोण का। अभी तक तो हम आर्थिक वृद्धि पे ही केंद्रित थे, आर्थिक वृद्धि पे ही हमने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था, पर अब आर्थिक विकास दृष्टिकोण आया 1992 के बाद, और उसने बोला कि देखिए, सिर्फ जीडीपी को मापना पूरा नहीं होगा, सिर्फ जीडीपी को मापना सही नहीं होगा, जीडीपी के साथ साथ और गुणात्मक मापदंडों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि उन गुणात्मक मापदंडों का योगदान है लोगों की जीवन की गुणवत्ता पे। लोगों के लिए तो हम काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को चला ही क्यों रहे हैं हम? लोगों के लिए तो चला रहे हैं। अब जीडीपी से आम इंसान का क्या लेना देना? ज्यादा लेना देना नहीं है। हां, जीडीपी आपको सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि आप जन कल्याण कर सके। जीडीपी ज्यादा होगी, राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, तो सरकारों के पास पैसा आएगा जिससे वह जन कल्याण में लगा सकते हैं। तो इस रूप से तो जीडीपी महत्वपूर्ण है, पर वो जो पैसा अर्जित कर रहे हो उसे लोगों पे लगाओ तो सही, है ना? और जो आप लोगों पे लगा रहे हो उससे लोगों के जीवन पे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वह कैसे, उसको कैसे मापोगे, है ना? इसी चीज के लिए, इन्हीं चीजों के लिए जन्म हुआ आर्थिक विकास दृष्टिकोण का। आर्थिक विकास दृष्टिकोण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर अत्यधिक जोर देने के विरोध में प्रतिक्रिया थी कि अत्यधिक जोर आपने जीडीपी पे दिया हुआ है, अन्य चीजों पे भी दो, इनके लिए भी मापदंड खोजो। ठीक है, तो आर्थिक विकास का सही मायनों में मतलब क्या है? जीडीपी के साथ साथ और ऐसे गुणात्मक मापदंडों में भी वृद्धि करवाना जिससे लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। यह है आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण। आर्थिक विकास को उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की प्रक्रिया के साथ साथ, अब आर्थिक विकास का मतलब यह नहीं है कि जीडीपी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसके साथ साथ गुणात्मक आर्थिक मापदंडों में सुधार के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह असल रूप से परिभाषा है आर्थिक कल्याण की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, इसीलिए हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में बहुत बड़ी अवधारणा है। आर्थिक विकास एक बड़ी अवधारणा है जिसका एक छोटा सा भाग है आर्थिक वृद्धि। जीडीपी भाग है आर्थिक विकास का। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में अधिक आर्थिक वृद्धि की अवधारणा और देश के विकास के लिए कई अन्य चीजें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, यह है। अब देखिए, सीधे सीधे तौर पे मैं आपको टेबल में डाल के मैं सीधे सीधे तौर पे बता देता हूं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या फर्क है। देखिए, यहां पे टेबल फॉर्म में मैंने इन दोनों के बीच का अंतर आपको बताया हुआ है। यह अंतर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये चारों अंतर महत्वपूर्ण है। आर्थिक वृद्धि में हम क्या करते हैं? वास्तविक उत्पादन में सकारात्मक परिवर्तन अगर हो रहा है, अंतिम उत्पादन में, फाइनल आउटपुट में अगर परिवर्तन हो रहा है सकारात्मक, तो आपकी जीडीपी में वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। यह आर्थिक वृद्धि का दृष्टिकोण है। पर आर्थिक विकास का या कल्याण का क्या दृष्टिकोण है? गुणात्मक आर्थिक संकेतकों में परिवर्तन के साथ साथ वास्तविक उत्पादन में सकारात्मक परिवर्तन। जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक आर्थिक संकेतकों में या गुणात्मक आर्थिक मापदंडों में परिवर्तन अगर हो रहा है, सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो रहा है, जीवन की गुणवत्ता में स्तर ऊंचा हो रहा है, तो ही हम आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, तो यह एक बड़ी अवधारणा है, बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका बस एक भाग है आर्थिक वृद्धि। दूसरा जो अंतर है वह देखते हैं। यह जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, सकल निवेश आदि जैसे संकेतकों में वृद्धि को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि का दृष्टिकोण सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान देता है। वह जो मैंने अभी बताया था ना, मात्रात्मक मापदंड। तो मात्रात्मक मापदंड क्या है? जीडीपी एक मात्रात्मक मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय एक मात्रात्मक मापदंड है। दो,
प्रति व्यक्ति आय भी थोड़ा सा संकेत तो करता है आर्थिक हालत पे, ठीक है, फिर भी ये एक मात्रात्मक मापदंड है। सकल निवेश भी एक मात्रात्मक का मापदंड है। आर्थिक वृद्धि का जो ध्यान होता है वह इन मात्रात्मक मापदंडों पे होता है, परंतु आर्थिक विकास का जो ध्यान होता है वह आर्थिक मात्रात्मक मापदंडों के साथ साथ गुणात्मक मापदंडों पे भी होता है। यह जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, गरीबी दर आदि में सुधार करने में सक्षम बनाता है। तो जीडीपी प्रति व्यक्ति, सकल निवेश इत्यादि के साथ साथ यह इन चीजों पे भी ध्यान केंद्रित करवाता है। यह भी महत्वपूर्ण विषय है, यह भी महत्वपूर्ण मापदंड है ना। साक्षरता दर हो गई, शिक्षा का स्तर हो गया, यह भी मापदंड महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास इन पे भी ध्यान केंद्रित करता है। याद रखना, मैं इन पे भी बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसके परिणाम स्वरूप मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, आपको याद है जब हमने करा था स्टॉक और प्रवाह अवधारणाएं या स्टॉक और प्रवाह चर, इनके बारे में बात की थी। तो देखिए, जो आर्थिक वृद्धि है ना, वह प्रवाह चरों पे ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करवाता है। वैसे तो स्टॉक चरों पे भी करवाता है, पर जो आर्थिक वृद्धि है उसे मापने के लिए हम एक विशेष अवधि को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। पर जो आर्थिक विकास है उसमें सिर्फ एक विशेष अवधि पे हम ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यह एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके परिणाम दीर्घ काल तक देखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो यह चार जो अंतर हैं इन पे ध्यान रखिएगा, इन्हें पढ़िएगा, रटिएगा भी, ठीक है जी। चलिए, अब हमने अंतर तो देख लिया आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को लेके, ठीक है। अब हम आर्थिक विकास को थोड़े और ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, आर्थिक विकास अच्छे से तभी हो सकता है अगर देश में आर्थिक असमानताएं कम हो, है ना। आर्थिक असमानता कम होगी तभी देश में हम कह सकते हैं कि एक तौर से तो विकास हो रहा है। अब देखिए, असमानताओं को ना, असमानता का जो विषय है वह सिर्फ भारत देश में ही महत्वपूर्ण नहीं है। विकसित देशों में भी असमानता की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या उभरती जा रही है। तो यह पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण विषय है, असमानता, ठीक है। अब देखिए, असमानता को हम मापते कैसे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंड। तो देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि असमानताओं को मापने के हमारे पास दो मापदंड हैं। एक तो गुणात्मक मापदंड है, कहने को गुणात्मक मापदंड, और एक तो सीधा साधा सटीक मात्रात्मक मापदंड है। अब असमानताओं को मापने के लिए इन दोनों मापदंडों की जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। तो इन दोनों मापदंडों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, ये असमानताओं को ही मापते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणात्मक मापदंड की, और गुणात्मक मापदंड हम मेजर करते हैं, मापते हैं लॉरेंज वक्र से। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व, इससे हम असमानता को मापते हैं। अब लॉरेंज वक्र क्या है? देखिए, जितने भी वक्र होते हैं वह ग्राफ पे बनते हैं, लेखा चित्र पे बनते हैं, है ना। तो यह ग्राफ आधारित वक्र है जो एक अर्थव्यवस्था में आय या संपत्ति की असमानता के स्तर को प्रकट करता है। तो देखिए, लॉरेंज वक्र का जो प्रयोग है उसे आप आय असमानता के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, संपत्ति असमानता के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं उसका। यानी कि आय असमानता को अगर मापना है तो भी लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, और संपत्ति असमानता को मापना है उसके लिए भी लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना, इससे संबंधित एमसीक्यू आया हुआ है कि लॉरेंज वक्र सिर्फ आय समानता को ही मापता है। तो यह जो स्टेटमेंट होगी यह गलत होगी, क्योंकि वह आय एवं संपत्ति असमानता दोनों को मापता है, ठीक है। अब देखिए, लॉरेंज वक्र क्या है, ध्यान से देखिएगा, इधर ही आ जाइए आप। सो जो सबसे पहला है, ठीक है, ये पहले वाले पे ही ध्यान केंद्रित कीजिएगा, ठीक है। लॉरेंज कर्व अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब देखिए, यह एक लेखा चित्र है, ठीक है। अब देखिए, इस लेखा चित्र में ना, ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, यह वाली जो रेखा है इसे हम कहते हैं समानता की रेखा, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वालिटी, समानता की रेखा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो y एक्सिस है यहां पे होगा
क्यूमुलेटिव परसेंटेज शेयर इन इनकम, यानी कि आपका शेयर कितना है देश की आय में। ठीक है, तो देश की आय में जितना आपका शेयर होगा वो इधर आएगा, और परसेंटेज हाउस होल्ड बाय इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यह इधर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका देश में राष्ट्रीय आय का स्तर कितना है, और यहां पे आएंगे कितने प्रतिशत घर हैं। जो हमने करा था ना, फर्म होती हैं, जो चक्रीय प्रवाह किया था उसमें हमने करा था ना, पूरी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, घर होते हैं और उत्पादक या फर्में होती हैं। तो यहां पे होगी राष्ट्रीय आय और यहां पे होंगे घर। ठीक है, अब देखिए यह जो वक्र है, ये जो सीधा जा रहा है 45 डिग्री पे, जो ये सीधा वक्र जा रहा है, इसे हम कहते हैं पूर्ण समानता की रेखा। ठीक है, इसे पूर्ण समानता की रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आपके देश की जो रेखा है वह इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि 20% घरों के पास देश की 20% आय है, 50% घरों के पास देश की 50% आय है, 50% आय है, 90% घरों के पास 90% आय है। ठीक है, यह है पूर्ण समानता रेखा से आपको पता चलता है। ठीक है, पर ये हम जानते हैं कि कोई भी देश में पूर्ण समानता तो नहीं होती। तो असल में जो देशों का वक्र होता है, जितने भी देश हैं उनका जो वक्र होता है वो ये होता है, ये जो टेढ़ा जा रहा है ऐसे। ठीक है, इसे ही हम लॉरेंस वक्र कहते हैं। इससे क्या पता चलता है? देखिए, 20% घरों के पास मात्र 5% देश की आय है, 90% घरों के पास मात्र 55% देश की आय है, यानी कि बचे हुए 10% जो लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर हैं, उनके पास देश की लगभग 50% आय है ना, क्योंकि 90% भारत के पास सिर्फ 55% आय है, राष्ट्रीय आय में शेयर है उनका, है ना। तो देखिए, यह है असल वक्र। ठीक है, जितने भी देश होते हैं उनका वक्र कुछ ऐसे होता है, क्योंकि किसी भी देश में पूर्णतः समानता नहीं होती। अब देखिए, लॉरेंस वक्र को हम क्यों कहते हैं कि लॉरेंस वक्र से आप असमानता को माप सकते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। देखिए, जितना ज्यादा नीचे को होगा ये लॉरेंस वक्र, जितना ज्यादा बेंट होगा, जितना ज्यादा नीचे को होगा ये लॉरेंस वक्र, उतनी असमानता होगी। तो अब देखिए, लॉरेंस वक्र अगर ऐसे जा रहा होता, ठीक है, तो आप देखते कि 90% घरों के पास मात्र 25% आय है। ठीक है, 50% घरों के पास मात्र 5% आय है। तो जितना ज्यादा नीचे को होगा उतनी ही ज्यादा आपके देश में आर्थिक असमानता है। ठीक है, आर्थिक असमानता। और जितना ज्यादा ये जो वक्र है ये पूर्ण समानता वक्र के करीब होगा या पूर्ण समानता रेखा के करीब होगा, उतनी ही आपके देश में ज्यादा समानता है। तो देखिए, अगर आपका लॉरेंस वक्र कुछ ऐसे चल रहा होता तो आपके देश में ज्यादा समानता होती, असमानता नहीं समानता, क्योंकि वह पूर्ण समानता रेखा के करीब है। तो जितना ज्यादा आपका लॉरेंस वक्र पूर्ण समानता रेखा के करीब होगा, उतनी ही ज्यादा आपके देश में होगी समानता। और जितना ज्यादा लॉरेंस वक्र नीचे को होगा, उतनी ही आपके देश में होगी असमानता, है ना। ये लॉरेंस वक्र गुणात्मक तरीके से हमें बताता है कि आपके देश में समानता असमानता कितनी है। अब देखिए, यहां पे मैंने इनकम लिखा हुआ है, जिसका मतलब है आय। तो राष्ट्रीय आय या इनकम, मैंने आपको बताया था ना कि लॉरेंस वक्र आय के रूप से भी असमानता दर्शाता है और संपत्ति के रूप से भी असमानता दर्शाता है। और दोनों में फर्क है, संपत्ति और आय में फर्क होता है ना। संपत्ति स्टॉक चर है, आय प्रवाह चर है, याद है? चलिए, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि संपत्ति के रूप से असमानता कितनी है, तो यहां पे वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम की जगह क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ संपत्ति, या यहां आय के स्थान पे आप संपत्ति डाल सकते हैं। अगर आपने संपत्ति में असमानता को मापना है, यदि आपने लॉरेंस वक्र के द्वारा आय में असमानता को मापना है, तो यहां पे आय लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को माप सकता है लॉरेंस वक्र। बस फर्क क्या होगा, यहां पे क्या लिखा है। ठीक है जी। अब याद रखना, जितना ज्यादा नीचे को होगा लॉरेंस वक्र, जितना ज्यादा पूर्ण समानता
पूर्ण समानता रेखा के दूर होगा, जितना ज्यादा दूर होगा उतनी असमानता ज्यादा है, और ये पूर्ण समानता रेखा के जितने करीब होगा, जितने समीप होगा लॉरेंस वक्र, उतनी समानता ज्यादा होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ भारत देश में लॉरेंस वक्र नीचे होगा या ऊपर होगा? चलिए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जितने भी यूरोपीय देश हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो भारत का जो लॉरेंस वक्र है वह नीचे को है या ऊपर को है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया गुणात्मक तरीके से या गुणात्मक रूप से आप असमानता को देख सकते हो, पर अभी भी इसे पूर्णतः माप नहीं सकते। हाँ, बस देख के बता सकते हो कि जितना ज्यादा नीचे को है उतनी असमानता ज्यादा है, जितना ज्यादा सीधा है ये वक्र, पूर्ण समानता रेखा के जितना समीप है उतनी समानताएं ज्यादा है ना? बस देख के बता सकते हो, पर इसको मापना भी तो जरूरी है, मापदंड भी तो जरूरी है इसका, है ना? अब मापदंड के लिए हम रुख करते हैं गिणी गुणांक की ओर। ठीक है, अब गिणी गुणांक क्या है? बहुत ही सरल है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे लॉरेंस वक्र आ गया। ठीक है, अब जो पूर्ण समानता वाली जो रेखा है, पूर्ण समानता वाली रेखा ये है। ठीक है, लॉरेंस वक्र ये है। अब गिणी गुणांक क्या कहता है? देखिए जो पूर्ण समानता रेखा है और लॉरेंस वक्र के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, वह आप लिख देंगे इधर और उसे विभाजित करेंगे टोटल कुल एरिया से। देखिए गिणी गुणांक का फॉर्मूला देखिए, ए के अंतर्गत क्षेत्रफल और ए यह क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र है, और बी क्या क्षेत्र होगा? लॉरेंस वक्र, और उसके नीचे का जो क्षेत्र है उस क्षेत्रफल को हम बी कहेंगे, और जो लॉरेंस वक्र और पूर्ण समानता रेखा है उसके बीच का जो क्षेत्रफल है उसे हम ए कहेंगे। तो ए जमा बी जो पूरा कुल क्षेत्रफल है उसे नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे ए के अंतर्गत क्षेत्रफल, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए के अंतर्गत क्षेत्रफल विभाजित किया हुआ है ए प्लस बी के अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है, यह होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर तो आपका लॉरेंस वक्र बिल्कुल साथ जुड़ जाता है इस पूर्ण समानता रेखा के साथ, तो ए के अंतर्गत का क्षेत्रफल होगा 0, है ना? क्योंकि ए होगा ही नहीं। अगर लॉरेंस वक्र बिल्कुल साथ पहुंच जाता है, बिल्कुल ही समीप पहुंच जाता है, बिल्कुल उसके साथ ही आ जाता है पूर्ण समानता रेखा के साथ, लाइन ऑफ इक्वालिटी के साथ, तो ए का क्षेत्रफल तो 0 हो जाता है, और ए प्लस बी का क्षेत्रफल कितना होगा? जितना भी होगा। ठीक है, बनती है बात, है ना? तो नीचे मान लीजिए है 4, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, नीचे फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी पूर्ण समानता रेखा के पास है लॉरेंस वक्र तो ऊपर तो 0 ही आएगा, और जब हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, इसका परिणाम निकालते हैं, तो इसका परिणाम भी 0 आता है। किसी भी चीज को 0 से आप विभाजित करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना? तो देखिए जब भी आपका लॉरेंस वक्र बिल्कुल ही पास पहुंच जाता है पूर्ण समानता रेखा के, तब आपका गिनी गुणांक आता है 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि लॉरेंस वक्र जब पूर्ण समानता रेखा के पास होता है, उसका मतलब क्या है कि देश में पूर्ण समानता है, बिल्कुल भी असमानता नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें देश में पूर्ण असमानता है। पूर्ण असमानता, पूर्ण असमानता का मतलब कि एक ही इंसान के पास सब कुछ है और बाकियों के पास कुछ भी नहीं। ठीक है, जब आपका लॉरेंस वक्र पूर्ण असमानता दर्शाएगा तो लॉरेंस वक्र बिल्कुल ही नीचे से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, देख सकते हैं, है ना? जब पूर्ण असमानता होगी तो बी के अंतर्गत क्षेत्रफल 0 होगा। आपको नहीं लगता कि लॉरेंस वक्र अगर बिल्कुल ही नीचे गिर जाए तो कितना ही क्षेत्रफल होगा, कितना ही एरिया होगा इधर, है ना? तो जितना जितना लॉरेंस कर्व नीचे जाता जाएगा उतना उतना क्षेत्रफल 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब लॉरेंस वक्र बिल्कुल ही नीचे चला गया कि बी का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, उसका मतलब पूर्ण असमानता है ना? जब पूर्ण असमानता है तो ए का क्षेत्रफल तो ए है और ए प्लस बी का क्षेत्रफल भी ए ही होगा, क्योंकि बी क्या है? 0।
ऐसी स्थिति में परिणाम क्या आता है? 1। तो गिनी गुणांक की जो मात्रा है वह 0 से लेके 1 तक ही होती है। जब गिनी गुणांक की मात्रा 0 के समीप होती है तब हम कहते हैं कि देश में समानताएं बढ़ रही हैं, और जब गिनी गुणांक की मात्रा 1 के समीप होती है तब हम कहते हैं कि असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, है ना? कह सकते हैं पूर्णतः। देखिए, जितना ज्यादा नीचे होगा लॉरेंस वक्र उतने ज्यादा गिनी गुणांक की मात्रा 1 के समीप जाती जाएगी, और जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा लॉरेंस वक्र उतनी ज्यादा गिनी गुणांक की मात्रा 0 के समीप जाती जाएगी। तो जितनी 0 के समीप होगी उतनी समानताएं हैं, ठीक है? किसी के पास बहुत ज्यादा और किसी के पास बहुत कम नहीं। और जितना 1 के समीप जाती जाएगी मात्रा उतनी ज्यादा असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। अंबानी अडानी जैसे लोग सारी जो संपत्ति है लेते जा रहे हैं, अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति। मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो गिनी गुणात्मक आपको मापदंड प्रदान करता है। लॉरेंस वक्र तो गुणात्मक तरीके से, गुणात्मक रूप से आपको आकलन करवा रहा था आपका असमानताओं का। पर गिनी गुणांक आपको एक मात्रात्मक मापदंड दे रहा है जिससे आप माप सकें कि कितनी असमानता है। तो इसे याद रखना, गिनी गुणांक को। और एक और चीज याद रखना, जितना 0 के समीप उतनी समानताएं, जितना 1 के समीप उतनी असमानताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण को के जो कुछ उसके अंतर्गत अवधारणाएं हैं उन्हें और थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने आपको गिनी गुणांक और लॉरेंस वक्र के द्वारा मापदंड बताए कि देखिए जो असमानताएं हैं उसको मापते कैसे हैं। अब आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण के और बहुत सारी उप अवधारणाएं हैं, ठीक है? तो उन्हें हम देखते हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत यह अवधारणाएं हैं। यह है, पहली अवधारणा है समावेशी विकास की। समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास की परिभाषा प्रधानमंत्री द्वारा दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनका मतलब समावेशी विकास का ही है। वह नहीं चाहते कि भारत देश में विकास अगर हो रहा है तो कुछ चुनिंदा लोगों का ही हो। वह चाहते हैं कि भारत देश में अगर विकास हो रहा है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है, तो उस जीडीपी में वृद्धि के फल जन जन तक पहुंचे, है ना? उसे ही समावेशी विकास कहेंगे, उसे ही हम आर्थिक कल्याण कहेंगे, ठीक है? सबका साथ सबका विकास कहेंगे। कुछ चुनिंदा लोगों की आय में वृद्धि ना हो, सभी की आय में वृद्धि हो, सभी का कल्याण हो, सभी में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, सभी में स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो, सभी में जीवन में गुणात्मक तरीके से परिवर्तन आए, है ना? तो यह सारी चीजें समावेशी विकास का हिस्सा है, और समावेशी विकास आपके आर्थिक कल्याण का हिस्सा है, आर्थिक कल्याण की अवधारणा का हिस्सा है। अब समावेशी विकास की असल रूप से अगर हम परिभाषा देखें तो क्या है? देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, समावेशी विकास को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी कल्याण होगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और समावेशी विकास को हम कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है? तो इसे ना अन्य नामों से भी जाना जाता है। व्यापक आधारित विकास भी कहते हैं इसे, साझा विकास भी कहते हैं इसे, साझा विकास, इसे गरीब समर्थक विकास भी कहते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके अखबार अगर आप पढ़ते हो, वहां पे लिखा है व्यापक आधारित विकास या गरीब समर्थक विकास, तो उसका मतलब वही है, इंक्लूसिव ग्रोथ ही है उसका मतलब, ठीक है? सबका साथ सबका विकास ही है, समावेशी विकास ही है। यह उस प्रकार का विकास है जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करता है। माफ कीजिएगा, से पढ़ा नहीं गया था, थोड़ा लाभान्वित करता है, ठीक है? यानी कि आर्थिक विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुंचते हैं, वह किसी भी वर्ग का हो सकता है। समावेशी विकास दृष्टिकोण एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य लेता है, और गरीब लोगों के बीच केवल आय पुनर्वितरण के बजाय उत्पादक रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है? तो सिर्फ इस चीज पे ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता कि आय कितनी बढ़ रही है लोगों की, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाता है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, ठीक है? तो जो आपके मनरेगा की स्कीम है वह समावेशी विकास की तरफ ही एक पहल है,
ठीक है, यहां सिर्फ आय में वृद्धि पे ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता है, रोजगार पे भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदारीकरण के साथ देखिए देश में 1991 में आए थे LPG रिफॉर्म्स, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हम उसको करेंगे अच्छे से। तो लिबरलाइजेशन को हम कहते हैं उदारीकरण, यानी कि सरकार का नियंत्रण भारत की अर्थव्यवस्था पे से कम कर दिया गया। तो जब सरकार का नियंत्रण भारत की अर्थव्यवस्था से कम किया गया उदारीकरण के रूप में, तो उससे देखा यह गया कि असमानताएं बढ़ती गई भारत में, और तभी जरूरत महसूस हुई आपको समावेशी विकास की। तो उदारीकरण के साथ आर्थिक विकास का लाभ समाज के कुछ वर्गों द्वारा छीन लिया गया। तेज आर्थिक विकास का प्रभाव गरीब वर्गों पर बहुत कम पड़ा। तो देश में आर्थिक विकास तो हो रहा था, जीडीपी में वृद्धि तो हो रही थी, पर उस वृद्धि के फल गरीबों तक नहीं पहुंच रहे थे, अमीरों तक ही पहुंच रहे थे, या मध्यम वर्गीय परिवारों तक ही पहुंच रहे थे। तो गरीबों का भी तो, गरीब भी तो हमारे देश का हिस्सा है, तो गरीबों का भी तो कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए समावेशी विकास के दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इसीलिए समावेशी विकास पर जोर देना जरूरी है। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। सतत विकास भी क्या होता है उस पर भी हम आएंगे, पर तेज हो विकास, तेज वृद्धि हो जीडीपी में, सस्टेनेबल हो, सतत विकास हो, अधिक से अधिक समावेशी विकास हो। ठीक है, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। अच्छा, अगर आपसे इस चीज पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समावेशी विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का पूर्णतः नारा यह था, पर सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग, समावेशी विकास शब्द का प्रयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है जी, चलो देखिए 11वीं, वही बात है, 11वीं योजना दस्तावेज में समावेशी विकास के एजेंडे की परिकल्पना की गई थी। तो सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख था, जिसका उद्देश्य न केवल तेज विकास हासिल करना था, बल्कि एक ऐसा विकास प्रक्रिया थी, एक ऐसी विकास प्रक्रिया थी जो लोगों, विशेष रूप से गरीबों, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां, ओबीसी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार सुनिश्चित करती है। इसे ही समावेशी विकास कहते हैं। तो सिर्फ आर्थिक वृद्धि का फायदा खासकर इन लोगों पे होना चाहिए जो हमारे समाज में थोड़े पीछे रह गए, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में थोड़े पीछे रह गए, और जो सभी को अवसर की समानता प्रदान करता है। समावेशी विकास ये चाहता है कि आप किसी भी वर्ग से हों, अवसर की समानता आपको भी मिलनी चाहिए, ताकि आप अपने श्रम से ऊपर पहुंच सके। देखिए, कहा यह जाता है कि जो अमीर खानदान के लोग होते हैं, अमीर घरानों के लोग होते हैं, उनके पास अवसरों की कोई कमी नहीं होती, इसीलिए वो ऊपर रह जाते हैं, और गरीब परिवारों के बच्चों को कोई अवसर नहीं मिलते, इसीलिए वे नीचे रह जाते हैं। तो सरकार का यह प्रयास है कि गरीब परिवारों के व्यक्तियों को भी, गरीब परिवारों के बच्चों को भी आप अवसर प्रदान करें। जितने अवसर उनके पास उपलब्ध हैं, अमीरों के पास, उतने ही अवसर गरीबों के पास उपलब्ध हो, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में कोई अगर ऊपर पहुंच रहा है तो अपने गुणवत्ता के कारण ही पहुंच रहा है, अपने मेरिट के कारण ही पहुंच रहा है, अपने श्रम के कारण पहुंच रहा है, अपने सामर्थ्य के कारण पहुंच रहा है, ना कि वह समाज में किस स्तर पे है। समाज का स्तर महत्वपूर्ण ना हो और इंसान का श्रम, इंसान का सामर्थ्य महत्वपूर्ण हो, इसी के लिए महत्वपूर्ण है अवसर की समानता प्रदान करना, और वही आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एजेंडा है, समावेश विकास का एजेंडा है। भारत में सरकारों ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा की योजना है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अब देखिए, समावेशी विकास हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हैं। ठीक है, उनमें से दो अप्रोच मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम कहते हैं टपकन सिद्धांत या ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी सबसे पहली बार ना 1980 के दशक में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे
रोनाल्ड रेगन, उनके द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, समावेशी विकास अगर आपको हासिल करना है, समावेशी विकास अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको कुछ खास योजनाएं चलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जीडीपी पे या आर्थिक वृद्धि पे ही ध्यान दें। जब आप आर्थिक वृद्धि पे ध्यान देते हैं तो देश में आय बढ़ती है, और यह जो आय बढ़ती है यह सिर्फ अमीरों के पास नहीं पहुंचती, गरीबों के पास भी पहुंचती है। अब कैसे? उन्होंने इस चीज को कैसे समझाया? देखिए, वो कहते हैं यदि अमीर और अमीर होगा, यदि अंबानी, अडानी, टाटा और अमीर होंगे तो वह एक और फैक्ट्री लगाएंगे, एक और फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें और मजदूर भर्ती करेंगे, और मजदूरों को रोजगार मिलेगा, उनके पास आय वेतन के रूप में पहुंचेगी, है ना। तो जितनी आय अर्जित की जा रही है इन अमीरों द्वारा, उसका कुछ हिस्सा गरीबों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि वह अपनी आय को निवेश कर रहे हैं, अपनी आय का निवेश कर रहे हैं, अपनी आय से निवेश कर रहे हैं। उस निवेश से वह बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उनकी अर्जित की गई आय में से कुछ हिस्सा गरीबों तक भी पहुंच रहा है। इसीलिए सिर्फ जीडीपी पे ही ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जो आय अमीर लोग अर्जित करेंगे वह टपक टपक के नीचे गरीबों तक भी पहुंच जाएगी। इसे ही ट्रिकल डाउन थ्योरी या टपकन सिद्धांत कहते हैं। पर हम सभी जानते हैं 1992 के बाद इस थ्योरी को गलत कह दिया था। वैसे तो गलत नहीं कहा, यह कहा है कि हां ठीक है, गरीबों तक पहुंच जाएगी, फिर भी गरीबों का उत्थान नहीं होगा यदि हम सिर्फ जीडीपी के सिद्धांत पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। हमें कुछ और कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी के साथ साथ, टपकन सिद्धांत के साथ साथ आपको और कदम उठाने पड़ेंगे, और वह कदम जो निजी उद्योगपति हैं वह नहीं उठा सकते, वहां सरकार को बीच में आना पड़ेगा। तो समावेशी विकास के लिए एक तो आप कोशिश करते हो, मैंने पहले भी बताया, आर्थिक विकास का हिस्सा है जीडीपी वृद्धि, पर इकलौता हिस्सा नहीं है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी हिस्सा है समावेशी विकास का, पर इकलौता हिस्सा नहीं है। समावेशी विकास के लिए जो आपको पैसा चाहिए वह आर्थिक वृद्धि से आएगा, जीडीपी वृद्धि से आएगा, पर उस पैसे को कहां आपने उसका प्रयोग करना है वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है समावेशी विकास उपलब्ध करने के लिए। ठीक है, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी के साथ साथ डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। जैसे कि सरकार की तरफ से मनरेगा की स्कीम चल रही है ना, जो रोजगार प्रदान करती है। सरकार की तरफ से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही है, सरकार की तरफ से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चल रही है, सरकार की तरफ से मुफ्त खाना दिया जा रहा है ना। तो राष्ट्रीय जो फूड सिक्योरिटी मिशन है आपका, नेशनल फूड सिक्योरिटी, और सरकार बहुत सारी विभिन्न सब्सिडियां देती है आपको। गरीबों पे टैक्स की मात्रा, जो आय कर होता है उसकी मात्रा कम रखती है। ये सारे कदम जो सरकार उठाती है वह इसीलिए उठाती है ताकि समावेशी विकास हो सके। तो सिर्फ जीडीपी में वृद्धि ही समावेशी विकास नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होना चाहिए जिससे जन जन तक विकास पहुंच सके। मनरेगा वही है, आयकर का कम होना गरीबों के लिए वह एक कदम है, और ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम आगे भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वह सब सरकारी हस्तक्षेप है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष भी बहुत कुछ हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से सरकारी हस्तक्षेप, यह भी एक समावेशी विकास का तरीका है। ठीक है, चलिए अब एक चीज तो आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण के बारे में हमने कर ली, जिसको हम कहते हैं समावेशी विकास। अब दूसरी चीज है सतत विकास, उस पे आते हैं। अब देखिए सतत विकास की अवधारणा क्या कहती है। देखिए आज के युग में सतत विकास की अवधारणा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? देखिए पृथ्वी के पास सीमित संसाधन ही है, और हमने पहले लेक्चर में देखा था कि संसाधनों का प्रयोग करके ही हम वस्तुएं और सेवाएं बनाते हैं, जिससे हम अपनी जीडीपी में वृद्धि करवाते हैं। तो सभी देश अपनी जीडीपी में तेजी से वृद्धि करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए वह पृथ्वी के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। अब पृथ्वी के पास तो सीमित संसाधन है। अगर अपने देशों में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि करवाने के लिए पृथ्वी के सारे ही संसाधनों का प्रयोग अभी कर लिया जाएगा तो आने वाली नस्लों के लिए संसाधन बचेंगे नहीं, और वह अपनी आर्थिक वृद्धि नहीं करवा पाएंगे। तो आपको नहीं लगता आने वाली नस्लों के साथ अन्याय हो गया? हमें पृथ्वी के दिए गए संसाधनों को सतत रूप से उनका प्रयोग करना है,
दिए गए संसाधनों का यदि आप सतत रूप से उनका प्रयोग करेंगे तो उससे जो आर्थिक वृद्धि होगी वह सतत विकास के अंतर्गत होगी। तो सतत विकास की अवधारणा क्या कहती है? दिए गए पृथ्वी के संसाधन, पृथ्वी द्वारा दिए गए संसाधनों का सतत रूप से प्रयोग कीजिए, अच्छे से प्रयोग कीजिए, ताकि आपकी आर्थिक वृद्धि ज्यादा से ज्यादा हो, आपका आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो। पर इस बात का ध्यान रखना कि आज ही आप सारे संसाधन समाप्त ना कर दें, क्योंकि आने वाली नस्लों को भी इन्हीं संसाधनों का उपयोग करना है और अपने देशों की अपनी आर्थिक वृद्धि करवानी है। ठीक है, तो सतत विकास ना सिर्फ सभी के बारे में सोचता है, जो समावेशी विकास सोचता था, समावेशी विकास सभी वर्गों के बारे में सोचता था। अब जो सतत विकास है वह ना सिर्फ सभी वर्गों के बारे में सोचता है, वह आने वाले सभी वर्गों के बारे में भी सोचता है। ठीक है, पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाए, संसाधनों का खास ध्यान रखा जाए, सीमित संसाधन ही हैं। ठीक है, अब सतत विकास की अवधारणा कब उत्पन्न हुई थी, इस पे हम आते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए, सतत विकास की जो अवधारणा है अभी तो हम बस थोड़ी सी ही करेंगे, क्योंकि सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले लेक्चरों में, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था का जब हम विषय करेंगे उसमें बार बार इसका उपयोग होगा, सतत विकास का। ठीक है, इसीलिए आज बस हम छोटा सा ही, बस एक तरह से प्रारंभिक रूप से ही इसको जानेंगे। ठीक है, खैर यह जो वाक्य है यह महत्वपूर्ण है, सतत विकास की जो परिभाषा है वह महत्वपूर्ण है, तो उस पर नजर डाल लेते हैं। बाकी सतत विकास को विस्तार पूर्वक हम आने वाले लेक्चरों में करेंगे। ठीक है, चलिए, मानव विकास को पूरा करने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रदान करने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखना, जिस पर अर्थव्यवस्था और समाज निर्भर करता है, इसे ही सतत विकास कहते हैं। सतत विकास की यही परिभाषा है। अब देखिए, सतत विकास शब्द सबसे पहले कब आया था? तो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1972 में। 1972 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। रोम हम सब जानते हैं, यूरोपीय देश है इटली, उसकी राजधानी है रोम, है ना। तो रोम का एक ये क्लब था जिसे हम कहते हैं क्लब ऑफ रोम। यहां पे एक वैज्ञानिकों के समूह ने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट को कहते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ मतलब कि जो आपकी वृद्धि है वह सीमित है, सीमित वृद्धि ही हो सकती है क्योंकि संसाधन सीमित है। तो सबसे पहले जब इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, लिखित रूप से रिपोर्ट निकाली क्लब ऑफ रोम के वैज्ञानिकों ने, तब पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ने आर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट को जारी किया था। तो 1987 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिस रिपोर्ट को लिखा था ब्रंटलैंड ने, इसीलिए इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग में एक समिति बनाई गई। उस समिति को जो हेड कर रहे थे वह थे ब्रंटलैंड, और उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली थी उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हम सब का साझा भविष्य, साझा भविष्य। ठीक है, इस रिपोर्ट से ही पता चलता है कि इसमें सतत विकास के बारे में ही बात हुई होगी। रिपोर्ट के नाम से ही पता चलता है, शीर्षक से ही पता चलता है। खैर, आर कॉमन फ्यूचर में भी ब्रंटलैंड, जिसे आर कॉमन फ्यूचर, अब देखिए प्रश्न अगर आता है आपको परीक्षा में तो वहां पे आर कॉमन फ्यूचर भी लिख सकते हैं, हमारा साझा भविष्य भी लिख सकते हैं, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, तीनों का मतलब एक है। ठीक है, पर याद रखना ये 1987 में आई थी और किसके अंतर्गत आई थी? संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग के अंतर्गत। ठीक है, अब कुछ और जानकारी सतत विकास से संबंधित। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली, ने सतत विकास के लिए सार्वभौमिक, एकीकृत और परिवर्तनकारी, ठीक है, 2030 सतत विकास एजेंडा निकाला। तो बस आपको ये याद रखना, अगर ये तीन शब्द भी आपको याद नहीं रहते तो बस आपने ये याद रखना है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निकाला 2030 सतत विकास एजेंडा, 2015 में निकाला था। ठीक है, उसमें इन्होंने 17 सतत विकास पैरामीटर दिए थे। ठीक है, 17 आपके सतत विकास
लक्ष्य मैं कहूंगा। सतत विकास लक्ष्य दिए गए थे, ठीक है। अब ये जो 17 सतत विकास लक्ष्य दिए गए थे, ये दिए गए थे सतत विकास एजेंडा में। अब इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को, एक एक लक्ष्य को मापने के लिए बहुत सारे पैरामीटर भी हैं। तो कुल मिला के इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को मापने के लिए 169, ठीक है, 169 आपके पास हैं सतत पैरामीटर, ठीक है। चलिए, बस ये नंबर आपने याद रखने हैं, ठीक है। आपने याद रखना है 2030 सतत विकास एजेंडा, इसमें दिए गए थे 17 सतत विकास लक्ष्य, और भारत देश ने भी, भारत की जो सरकार है उसने भी इसे अपना लक्ष्य बना दिया है। भारत की सरकार वचनबद्ध है कि 2030 तक हमने ये 17 के 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए, इसके लिए भारत ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, पर जैसा मैंने बताया विस्तार पूर्वक इस विषय को हम करेंगे आने वाले लेक्चरों में। उन कदमों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। बस अभी आपको पता होना चाहिए ऐसे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिन पे भारत सरकार काम कर रही है और जिन पे सभी देश काम कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा है, ठीक है। अब यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करता है। उसको पूरी जिम्मेदारी दी हुई है कि आप ये इस चीज का ध्यान रखें कि सभी देश इस दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका संचालन, सतत विकास लक्ष्य, सभी देशों में सतत विकास लक्ष्य का जो पूरा कार्यक्रम है उसका संचालन विश्व स्तर पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब एक और अवधारणा है और उसके बाद आर्थिक विकास का विषय खत्म होता है। उस अवधारणा को हम कहते हैं हरित जीडीपी, या हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी, ठीक है। हरित जीडीपी क्या बताती है? देखिए, यहां पे हम बात करेंगे नकारात्मक बहारताओं की। याद है पिछले लेक्चर के अंत में मैंने सकारात्मक और नकारात्मक बहारताओं के बारे में बताया था, और जो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया था आपके सामने, उस उदाहरण में मैंने एक कारखाने का उदाहरण दिया था जो 100 रुपए का उत्पादन तो कर रहा है, जिससे 100 रुपए से जीडीपी में वृद्धि हो रही है, पर उस उत्पादन के साथ साथ वह पास की नदी और वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। अब देखिए, जो प्रदूषण है उसकी मौद्रिक आकलन उसका हम नहीं कर सकते, ठीक है। पर ये जो ग्रीन जीडीपी की अवधारणा है, हरित जीडीपी की अवधारणा है, इसमें हम पता क्या करते हैं। मान लीजिए भारत की जीडीपी है 100 रुपए, ठीक है। अब इस जीडीपी का उत्पादन करते करते बहुत सारे कारखानों ने प्रदूषण फैलाया है, उस प्रदूषण से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब उस प्रदूषण की मौद्रिक मात्रा का आकलन करना बहुत मुश्किल है, पर वैज्ञानिक इसी काम पे लगे हुए हैं। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वह एक साल में प्रदूषण से किए हुए जो भी नुकसान है उसकी मौद्रिक मात्रा को मापते हैं। मान लीजिए एक साल में भारत ने 100 रुपए की जीडीपी का उत्पादन किया है और उससे जो प्रदूषण किया है उस प्रदूषण से भारत को 30 रुपए का नुकसान हुआ है। मान लीजिए कि इसका आकलन कर पाए कुछ लोग, है ना। तो जैसे नदी में प्रदूषण कर दिया, नदी प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, उससे बहुत सारे लोग बीमार हुए, जिससे वह लोग काम पे नहीं जा पाए, उनकी आय गिर गई और उनके वेतन नहीं मिला, और ऐसे बहुत सारे नुकसान थे, ठीक है। सबकी मौद्रिक मात्रा आप तय कर दो, और मौद्रिक मात्रा तय करके निकलता है कि 30 रुपए का नुकसान हुआ है इस 100 रुपए के उत्पादन से। तो भारत की जीडीपी तो गिनी जाएगी 100 रुपए, पर भारत की हरित जीडीपी होगी 70 रुपए, ठीक है। तो हरित जीडीपी की अवधारणा में क्या होता है, हम जीडीपी से घटाते हैं जितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उसकी मौद्रिक मात्रा को। पर्यावरण के नुकसान की मौद्रिक मात्रा तय करके उसे आप घटाओगे असल जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद से, तो आपको मिलेगा हरित सकल घरेलू उत्पाद। इसे ही ग्रीन जीडीपी कहते हैं। और बोला जाता है कि यदि पूरे विश्व में बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि हम जीडीपी को छोड़ के, जीडीपी की अवधारणा को छोड़ के हरित जीडीपी की अवधारणा की तरफ चले जाते हैं और भारत में हरित जीडीपी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है बजाय जीडीपी पे, तो भारत ध्यान देगा सतत विकास पे। क्योंकि अगर आप सिर्फ जीडीपी पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो, जीडीपी पे ही अपना ध्यान लगा रहे हो,
तो आप नहीं सोचोगे कि पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है और उससे आप सतत विकास की दिशा में नहीं जा रहे। पर यदि आपकी कोशिश है, आपका प्रयास है कि हरित जीडीपी बढ़ानी है, तो हरित जीडीपी बढ़ाने के लिए आप इसे भी कम करना चाहेंगे, इसे बढ़ाना चाहेंगे, इसे कम से कम करना चाहेंगे, तभी आपकी हरित जीडीपी में वृद्धि होगी। और जब आप इसे कम करते हैं और इसे बढ़ाते हैं, उसे ही तो सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी देश जीडीपी से शिफ्ट होके हरित जीडीपी की तरफ पलायन करें। ठीक है, बस यही था। बनती है बात? चलिए, अब पिछले लेक्चर से संबंधित कुछ ऐसी अवधारणाएं रह गई थी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रह गए थे जो मैंने नहीं करवाए थे, आज मैं उन्हें करूंगा। ठीक है, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि से संबंधित कुछ तकनीकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए आर्थिक विकास से संबंधित बहुत सारी ऐसी तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण अवधारणाएं हमें कल करनी थी, पर कल मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी हो गई थी आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार अर्थशास्त्र के विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा समय दे देता हूं, धीरे धीरे आपको कराता हूं, ताकि ये सारी जो जानकारी है इसे आप ग्रहण कर सको, ग्रहण करने योग्य बनो। तो आज हम करेंगे कल के लेक्चर से संबंधित कुछ अवधारणाएं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीमेंटल, जिसे वृद्धिशील कहेंगे, कैपिटल पूंजी आउटपुट उत्पादन अनुपात रेशियो। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इसे कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसका नाम होगा वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। अब देखिए, वृद्धिशील पूंजी अनुपात जो है उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ही सरल सी अवधारणा है ये। देखिए, भारत देश में हमने करा था ना कि देखिए पूंजीगत वस्तुएं महत्वपूर्ण क्यों हैं, आवश्यक क्यों हैं। उपभोक्ता वस्तुएं भी महत्वपूर्ण है, पर पूंजीगत वस्तुएं भी महत्वपूर्ण है। पूंजीगत वस्तुओं से क्या होता है, आपका जो उत्पादन का सामर्थ्य है वह बढ़ता है ना। आपका उत्पादन का सामर्थ्य बढ़ता है, आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं यदि आप ज्यादा से ज्यादा पूंजीगत वस्तुएं बनाते हैं, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का योगदान उत्पादन में ही तो होता है। जितनी ज्यादा मशीनें होंगी उतने ही ज्यादा ये पेन का कारखाना पेन उत्पादित कर पाएगा, है ना। इसीलिए पूंजीगत वस्तुओं महत्वपूर्ण है, यह आपकी जीडीपी में वृद्धि करवाता है, क्योंकि जितनी पूंजीगत वस्तुएं आप बनाएंगे अगले साल उतना ही उत्पादन करेंगे, और जितना उत्पादन करेंगे उतनी ही आपकी जीडीपी में वृद्धि होगी, है ना। अब मान लीजिए भारत देश 4 रुपए का पूंजी निवेश करता है। ठीक है, पूरे भारत देश में 4 रुपए से पूंजीगत वस्तुओं द्वारा निवेश होता है, जिसकी वजह से भारत देश की जो उत्पादन मात्रा है वह 1 रुपए से बढ़ती है। मान लीजिए भारत देश पहले 100 रुपए का उत्पादन करता था, तो इस 100 रुपए को मैं कहूंगा भारत की जीडीपी, है ना। अब भारत देश ने इस 100 रुपए में ना 4 रुपए का पूंजीगत वस्तुओं वाला निवेश किया था। ठीक है, या 4 रुपए का निवेश किया था। अब आपको पता है ना, सकल निवेश जो पूंजीगत वस्तुओं से ही बनता है। ठीक है, अब भारत देश ने क्योंकि 4 रुपए का निवेश किया, इसकी वजह से अगले साल भारत की जो जीडीपी है वह 101 हो गई। ठीक है, तो 4 रुपए के निवेश से भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई 1 रुपए से। इसे ही हम वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात कहेंगे। तो भारत का वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात होगा 4। ठीक है, यदि भारत 6 रुपए का निवेश करता और भारत की जीडीपी में वृद्धि 1 रुपए से होती, तो भारत का ICOR वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात होता 6 रुपए। ठीक है, अब यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए। इसका मतलब है जितना आप निवेश कर रहे हैं उससे आपकी उत्पादन मात्रा कितने से बढ़ रही है, कितनी है नहीं। 4 रुपए का निवेश कर रहे हैं तो बढ़ोतरी हुई है 1 रुपए की। ठीक है, अब देख लीजिए, जिस देश में यह जो मात्रा है वह ज्यादा होगी, वह देश, उस देश में जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनकी दक्षता कम होगी, उनकी एफिशिएंसी कम होगी। देखिए, मान लीजिए 2 देश हैं, एक है अमेरिका, एक है भारत। अमेरिका में यदि 2 रुपए का निवेश होता है तो 1 रुपए से जीडीपी में वृद्धि होती है। भारत में जब 4 रुपए का निवेश होता है तो 1 रुपए से वृद्धि होती है।
तो बेहतर कौन सा देश हुआ? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका मात्र 2 रुपए लगाता है, उसी से ही उसकी 1 रुपए जीडीपी में वृद्धि हो जाती है। भारत को 1 रुपए जीडीपी में वृद्धि करने के लिए 4 रुपए लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? भारत के जो निवेश की दक्षता है वह कम है, भारत के निवेश की जो एफिशिएंसी है वह कम है। तो जितना ज्यादा आपका आईसीओआर ज्यादा होता है उतनी बुरी खबर होती है आपके लिए। क्योंकि उसका मतलब है कि आप ज्यादा निवेश करते हो तब जाके 1 रुपए से बढ़ोतरी होती है ना। तो भारत का हमेशा से यही प्रयास होता है कि एक तो वह निवेश ज्यादा करे, क्योंकि निवेश ज्यादा करेगा तो जीडीपी में वृद्धि होगी। दूसरा, वह अपने आईसीओआर को कम से कम करना चाहता है, क्योंकि आईसीओआर जितना कम है उतनी ही आपके पूंजीगत वस्तुओं की दक्षता ज्यादा है। विकसित देशों में और अविकसित देशों में यही तो अंतर है। अविकसित देशों में आईसीओआर ज्यादा होता है, उन्हें बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ता है मात्र 1 रुपए से वृद्धि करवाने के लिए। और विकसित देशों में क्या होता है? थोड़े से निवेश से ही वृद्धि हो जाती है, उनका आईसीओआर कम होता है। तो इसे मतलब जनरली होता क्या है, इंसान सोचता है जितना बड़ा मापदंड होगा उतना ही बेहतर होता है ना। तो ऐसा नहीं है, ये इकलौता ऐसा मापदंड है जिसकी जो वैल्यू है जब कम होती है तभी फायदा होता है, क्योंकि इससे आप संकेतित कर रहे हो आपकी पूंजीगत वस्तुओं की दक्षता पे। ठीक है, तो भारत देश में लगभग वैसे 4 ही है, यह वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, यह 4 ही है भारत में। पर भारत की कोशिश यह है, प्रयास यह है कि इसे कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए, क्योंकि अगर भारत ज्यादा निवेश करेगा तो जीडीपी में ज्यादा वृद्धि होगी। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, यह उदाहरण आपको बहुत जगह मिलेगा। चलिए देखिए, मान लीजिए जो भारत का सकल निवेश है वह चल रहा है 40%, यानी कि जितना सकल घरेलू उत्पाद है उसका 40% हिस्सा आपका सकल निवेश में जा रहा है या पूंजीगत वस्तुओं में जा रहा है। ठीक है, अब भारत का जो आईसीओआर है वह चल रहा है 4। इसका मतलब यदि भारत 4 रुपए निवेश कर रहा है तो भारत की जीडीपी वृद्धि 1 रुपए से हो रही है। यदि भारत 40 रुपए से निवेश कर रहा है तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर, ग्रोथ रेट होगी 10%, है ना। 4 रुपए से 1 रुपए की वृद्धि हो रही है, 40% से 10 रुपए की वृद्धि होगी, है ना। तभी तो आईसीओआर 4:1 कहलाएगा, है ना। तो भारत का यदि आईसीओआर 4 है, इसका मतलब भारत अगर सकल निवेश 40% करता है तो जीडीपी वृद्धि दर 10 होगी। भारत अगर 32% सकल निवेश दर है उसका, तो उसका जीडीपी वृद्धि दर होगा 8%। तो 4 के गुना ही होगा, ठीक है। हमेशा से जितना आपका वृद्धि दर है उसके 4 गुना ही होगा आपका सकल निवेश। यह पता चलता है आपको आईसीओआर से। अब यदि भारत को अगर अपनी जीडीपी वृद्धि दर बढ़ानी है तो भारत के सामने 2 विकल्प हैं। एक तो आईसीओआर को कम कर दे, अगर भारत आईसीओआर 2 कर देगा तो 40% निवेश से 20% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर पाएगा, है ना। एक तो यह तरीका है, तरीका नंबर 1 कि आईसीओआर ही कम कर दो कि थोड़े निवेश से ही ज्यादा वृद्धि दर आ जाए, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, निवेश ही बढ़ा दो। तो भारत दोनों चीजें करता रहता है, निवेश भी बढ़ाता है और वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात भी कम करता है, कम। ठीक है, चलिए यह एक हो गया हमारा अवधारणा 1, कल के लेक्चर से ही संबंधित। अब दूसरी अवधारणा है बचत दर। अब देखिए, भारत में क्या कोई भी इंसान जो आय अर्जित करता है, उसके पास जो भी आय आती है, वेतन आता है, उसका वह 2 भागों में ही प्रयोग करता है। ठीक है, एक भाग तो उसका जाता है उपभोग में,
वह चीजें खरीदता है, जरूर रोजमर्रा की चीजें खरीदता है, और अगर उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो विलासिता वाली चीजें भी खरीदता है। जो भी उसकी मांगे हैं, जो भी उसकी जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करता है उपभोग के जरिए। पर अगर वह ज्यादा आय अर्जित कर रहा है तो कुछ पैसा वह भविष्य के लिए बचा भी लेता है ना। तो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वह दो दिशाओं में जाती है। एक उसका भाग जाता है उपभोग की तरफ और दूसरा भाग जाता है बचत की तरफ। ठीक है, अब अगर ये एक व्यक्ति के लिए सही है तो पूरे राष्ट्र के लिए भी सही होगा, है ना। तो पूरे राष्ट्र की आय देखें, राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय दो भागों में उसका विभाजन होता है। एक तो होगा आपका राष्ट्रीय उपभोग और दूसरा होगा राष्ट्रीय बचत, है ना। अब ध्यान से सुनना, बचत दर क्या होती है। देखिए, यदि भारत की बचत दर है 30%, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर भारत की राष्ट्रीय आय की मैं बात कर रहा हूं 100 रुपए की है, तो उसमें से 30 रुपए जा रहे हैं बचत की तरफ और 70 रुपए जा रहे हैं उपभोग की तरफ। तो यदि भारत देश की बचत दर बढ़ती है, उसका मतलब है भारत देश की राष्ट्रीय आय में से ज्यादा हिस्सा बचाया जा रहा है। ठीक है, और यदि भारत देश की बचत दर कम होती है तो ज्यादा हिस्सा उपभोग की तरफ जा रहा है, कम हिस्सा बचाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी विकसित देश होते हैं ना, उनकी बचत दर ज्यादा होती है। ठीक है, और अविकसित देशों की बचत दर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और बचत दर ज्यादा होने के फायदे भी होते हैं, उन पे मैं आऊंगा अभी। पर ये इस चीज से आप परिचित हो जाइए कि जनरली देखा जाए जितने भी विकसित देश होंगे उनकी बचत दर ज्यादा होगी अगर हम उनकी तुलना करें अविकसित देशों से। उसका एक बहुत ही साधारण सा कारण है। देखिए, जो विकसित देश होते हैं उनकी आय बहुत ज्यादा होती है, उनकी प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होती है, उनकी राष्ट्रीय आय भी ज्यादा होती है। अब देखिए, उनकी आय इतनी ज्यादा होती है कि उनकी जो जरूरतें हैं वह तो पूरी हो जाती हैं, जरूरतें पूरी होने के बाद भी उनके पास बहुत पैसा बचा रह जाता है। ठीक है, तो उनका जो बजट होता है, उनका जो महीने का बजट होता है, क्योंकि उनकी आय इतनी ज्यादा है कि सिर्फ 10 या 20% ही खर्च में जाता है, 80% वो बचा लेते हैं। और ये हम अपने आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो देखते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास ज्यादा बचत होती है, और जितने भी गरीब लोग होते हैं उनके सारा का सारा वेतन तो खरीदारी में ही गुजर जाता है ना। यदि आप गरीब हो, आपका वेतन कम है, तो रोजमर्रा के खर्चे, जरूरी खर्चों में ही आपका सारा वेतन लग जाएगा। पर जो अमीर लोग हैं, जो महीने का 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वह खर्चा भी कर लेते हैं, विलासिता की चीजें भी खरीद लेते हैं, फिर भी इतना बचा लेते हैं। वही चीज देशों में भी है, राष्ट्रों में भी है। विकसित देशों की बचत दर आमतौर पे ज्यादा होती है अविकसित देशों के मुकाबले, क्योंकि अविकसित देशों की जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरी करते करते ही उनकी आय समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह एक तो पता चल गया। अच्छा, दूसरी चीज, ज्यादा बचत दर होने का फायदा क्या है। देखिए, जितना पैसा लोग बचाएंगे, राष्ट्रीय आय का जितना बड़ा हिस्सा बचेगा, उतना ही ज्यादा हिस्सा निवेश की तरफ जाएगा। और हमने देख लिया निवेश कितना महत्वपूर्ण है। अब बचत से निवेश कैसे होता है, बड़ा ही साधारण सी चीज है। देखिए, आप जब पैसा बचाते हैं तो आप अपना पैसा बचाएंगे, पैसे को रखेंगे कहां पे, या तो बैंक में रख देंगे या आप शेयर बाजार में लगा देंगे, कुछ ऐसा करेंगे आप, है ना। मान लीजिए आप बैंक में रखते हैं, तो अगर आप पैसा ज्यादा बचा रहे हैं तो आप बैंक में ज्यादा पैसा जमा करवा रहे हैं। और देखिए, बैंक आपके पैसे का करता क्या है, बैंक आपके पैसे को लेके आगे जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करता है, कर्जा प्रदान करता है। और वह जरूरतमंद लोग क्या करते हैं, उस कर्जे से वह निवेश करते हैं, है ना। तो मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने उस पैसे को लेके किसी कंपनी को ऋण दे दिया, उस कंपनी ने वह ऋण लेके एक नई फैक्ट्री लगा दी।
अब अगर मैं पैसा ना बचाता तो उस कंपनी को ऋण ना मिलता और वह नई फैक्ट्री ना लगती तो निवेश ना होता, है ना। तो जितनी ज्यादा आप बचत करोगे उतना ही पैसा आएगा देश के पास जिसे वह निवेश में प्रयोग कर सकता है। तो जितनी ज्यादा बचत दर होती है, चांसेस होते हैं कि उतना ही ज्यादा निवेश दर होती है, क्योंकि बचत के पैसे से ही तो निवेश करोगे। यदि पैसा ही नहीं बचाओगे तो आपके पास कुछ है ही नहीं निवेश करने के लिए, सारा कुछ तो आपने उपभोग में लगा दिया, है ना। वैसे ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भी यदि आपकी आय का ज्यादा हिस्सा आप उपभोग पे लगा देते हैं तो आपके पास कहीं निवेश करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। इसीलिए भारत सरकार इस उम्मीद में होती है कि देश का बचत स्तर बढ़े, जिससे निवेश के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा हम अर्जित कर सकें या ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास हो जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं निवेश के लिए। इसीलिए बचत दर महत्वपूर्ण है। अब पिछले लेक्चर में हमने करा था ना, बचत 3 तरीके की होती है। एक तो घरेलू बचत होगी, एक सार्वजनिक बचत होगी जो सरकारी बचत होती है ना, और निजी उद्योगक बचत होती है जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स बचत करते हैं। 3 तरीके की बचत है, तीनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों से जो पैसा मिलता है उसे निवेश में प्रयोग किया जाता है उसका। ठीक है, तो यह होगी आपकी बचत दर। चलिए अगली अवधारणा है निवेश दर। यह बड़ा सरल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए निवेश दर का मतलब क्या है, जितनी आपकी आय है या जितना आप पैसा लगा रहे हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा, जीडीपी है आपकी, ठीक है, जीडीपी का कितना हिस्सा आपका निवेश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने करा था ना, जीडीपी मतलब अंतिम उत्पादन, फाइनल आउटपुट, उसका कुछ हिस्सा उपभोग की तरफ जाता है जीडीपी का। अब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं, आय की नहीं, और कुछ हिस्सा निवेश की तरफ जाता है। और निवेश क्या है, पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण। एक साल में पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण को ही हम सकल निवेश कहते हैं, है ना। तो मान लीजिए भारत की जीडीपी है 100 रुपए की, है ना, उसमें से 70 रुपए के तो बने हैं उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, 70 रुपए की उपभोक्ता वस्तुएं बनी है। तो इसे हम कहेंगे भारत की जीडीपी में उपभोग का 70% हिस्सा है, ठीक है। और 30 रुपए की बनी है आपकी पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। तो भारत में हम कहेंगे कि 30 रुपए का हुआ है सकल निवेश। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे भारत की निवेश दर है 30% की, ठीक है। और अगर भारत का निवेश दर 30% की है तो यदि हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का इस्तेमाल करें, याद है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यहां पे जो मैंने उदाहरण दिया था, यदि भारत का निवेश दर है 40% का और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है 4 रुपए की, 4 रुपए नहीं 4 की, तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगा 10% का। याद है, तो ये जो सकल निवेश मैंने 40% लिखा था, यह निवेश दर है, ठीक है, इसे ही निवेश दर कहते हैं। तो अगर मुझे पता है भारत में कितना सकल निवेश हो रहा है, मुझे पता है भारत में आईसीओआर कितना है, तो क्या मैं अनुमान लगा सकता हूं भारत में जीडीपी वृद्धि दर का? बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूला से भी आप परिचित हो जाएं, क्योंकि जो वृद्धि दर है जीडीपी वृद्धि दर, वह होता है निवेश दर। ध्यानपूर्वक देखिएगा इसे, ये होता है, ठीक है। अब उदाहरण पे चलते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया था, भारत में निवेश दर क्या है, जो मैंने उदाहरण दिया था पहले आईसीओआर के टाइम पे। मान लीजिए भारत में निवेश दर है 40% का, यानी कि भारत में जो सकल निवेश हो रहा है वह 40% हो रहा है। 100 रुपए का अगर जीडीपी उत्पादन हो रहा है तो उसमें से 40 रुपए पूंजीगत वस्तुओं की तरफ जा रहा है, या सकल निवेश उसे हम कहेंगे। तो भारत की मान लीजिए निवेश दर है 40% की, भारत में आईसीओआर चल रहा है 4 का, तो भारत में निवेश दर की वृद्धि दर कितनी निकलेगी? 10% से, ठीक है। तो वृद्धि दर
इज इक्वल टू निवेश दर डिवाइडेड बाय, या उसे हम विभाजित करेंगे ICOR से, ठीक है। और निवेश दर कुछ नहीं है, जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा सकल निवेश की तरफ गया है उसे ही हम निवेश दर कहेंगे, याद रखिएगा। तो मैंने बताया था ICOR के टाइम पे भारत की क्या कोशिश होगी। अगर भारत को जीडीपी वृद्धि दर अपना बढ़ाना है तो भारत की दो कोशिशें होंगी। एक कोशिश होगी कि इस ICOR को कम किया जाए, है ना, और दूसरी कोशिश होगी निवेश दर को बढ़ाया जाए। जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा निवेश की तरफ जाना चाहिए, तभी वृद्धि दर बढ़ेगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। यदि कोई भी संशय है, इसमें कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। उसका दुरुपयोग ना कीजिए, सदुपयोग कीजिए। उसमें जो भी आपका संशय है, डाउट है, जरूर लिखिए। मैं प्रतीक्षा करता रहता हूं आपके डाउट की। यदि आपको सारा लेक्चर समझ आ रहा है और आपका कोई भी डाउट नहीं है, तो मैं मानता हूं कि आप सही ढंग से पढ़ नहीं रहे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, इसमें अच्छे से अच्छे छात्र को भी छोटा सा छोटा डाउट तो आ ही जाता है। तो यदि आपको डाउट नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है आप पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं आपके डाउट्स की प्रतीक्षा कर रहा हूं, बताते रहना मुझे। चलिए, अच्छा, चौथा हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, अवधारणा होगी, वह होगी क्रय शक्ति समता की, ठीक है। अब क्रय शक्ति समता क्या होता है, पीपीपी की अवधारणा क्या होती है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि भारत देश अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का तीसरा रैंक आता है, तीसरे पायदान पे है भारत, अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए पूरे विश्व में, है ना। पर यह तीसरा रैंक आता है पीपीपी टर्म्स में, क्रय शक्ति समता के टर्म्स में। यदि नॉमिनल टर्म्स में देखा जाए, भारत की जीडीपी अगर नॉमिनल टर्म्स में उसका आंकलन किया जाए तो भारत का जो रैंक आता है वह आता है 5वां, ठीक है। तो भारत की जीडीपी है वह पूरे विश्व में 5वीं है नॉमिनल टर्म्स में, और भारत की जीडीपी तीसरे पायदान पे है पीपीपी टर्म्स में। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये पीपीपी क्या भला है ना। तो ध्यान से सुनते हैं। देखिए, मान लीजिए भारत की जीडीपी है 100 रुपए की, या 100 रुपए नहीं, इस बार 1000 रुपए कर देते हैं। यह भारत की जीडीपी है, ठीक है, मान लीजिए इतनी है। अब देखिए, पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर सभी देशों की तुलना करनी है कि किसकी जीडीपी ज्यादा है, तो उसके लिए हमें एक समान मापदंड होना चाहिए, हमारे पास एक ही मापदंड होना चाहिए। क्योंकि भारत की जीडीपी 1000 रुपए है, अमेरिका की जीडीपी $100 होगी, आपके बर्तानिया की जो ब्रिटेन है उसकी जीडीपी होगी आपकी 80 पाउंड। आप कैसे तुलना कर पाएंगे अगर भिन्न भिन्न आपके पास मापदंड होंगे? तो आपके पास मापदंड एक होना चाहिए। तो पूरे विश्व ने मान लिया कि तुलना करने के लिए, जीडीपी की तुलना करने के लिए, राष्ट्रीय आय की तुलना करने के लिए हम एक ही मापदंड का प्रयोग करेंगे, और वह मापदंड है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। अब मान लीजिए $1 चल रहा है 50 रुपए का, ठीक है। तो डॉलर में भारत की जीडीपी कितनी होगी? अगर 50 रुपए का $1 है तो 100 रुपए हुए $2 और 1000 रुपए हुए $20। तो हम कहेंगे भारत की जीडीपी है $20 की, ठीक है। यह $1 अगर 50 रुपए का है। अब ये जो विनिमय दर है ना $1 50 रुपए की, इसे हम नॉमिनल विनिमय दर कहेंगे, ठीक है। यह नॉमिनल है, ठीक है, यह भारत की नॉमिनल दर है। इसीलिए डॉलर में जब भारत की जीडीपी निकाली जाएगी तो उसे जो $20 निकलेगी वह नॉमिनल जीडीपी दर होगी, या इसे हम नॉमिनल टर्म्स में कहेंगे, ठीक है जी। अब पीपीपी क्या होता है? देखिए, पाया यह गया कि भारत में जितनी भी वस्तुएं हैं, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, यह पेन भारत में 30 रुपए का है या भारत में 25 रुपए का है, ठीक है। यह पेन भारत में 25 रुपए का है पर अमेरिका में $1 का है। तो विनिमय दर के हिसाब से देखें तो $1 50 रुपए का है, पर अगर वस्तुओं के हिसाब से देखें तो $1 25 रुपए का है। ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। यदि आप विनिमय दर देखें, जो चल रही है विनिमय दर $1 50 रुपए का है, पर यदि आप वस्तुओं की तुलना करें
ठीक है, तो पाया जाता है कि भारत में जो चीज 25 रुपए की मिलती है, अमेरिका में वह चीज $1 की मिलती है। तो इस विनिमय दर को हम कहेंगे पीपीपी विनिमय दर। ठीक है, यह नॉमिनल विनिमय दर थी, इसे पीपीपी विनिमय दर कह देते हैं। वैसे तो आगे हम करेंगे रियल विनिमय दर, असल विनिमय दर, पर आप अभी के लिए छोड़िए, आगे मैं इसको विस्तार पूर्वक अच्छे से हम करेंगे जब हम विदेशी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। पर अभी के लिए देखिए, अगर आप विनिमय दर के हिसाब से देख रहे हैं तो 50 रुपए का है डॉलर, और अगर आप पीपीपी दर के या वस्तुओं के रूप से देख रहे हैं, वस्तुओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो $1 आपका 25 रुपए है, जिसे हम पीपीपी दर कहेंगे। ठीक है, अब भारत की जीडीपी तो 1000 रुपए की है, मानते हैं बात। अब यदि मैं नॉमिनल टर्म्स में देखूं तो भारत की जीडीपी डॉलर में आ रही है $20, पर यदि मैं पीपीपी टर्म्स में देखूं तो भारत की जीडीपी आ रही है $40। तो यदि मैं नॉमिनल टर्म्स में देखता हूं तो डॉलर में ही भारत की जीडीपी कम आती है बनाम जब मैं पीपीपी टर्म्स में देखता हूं भारत की जीडीपी डॉलर में। तो जब आप पीपीपी टर्म्स में देखते हो, डॉलर की जीडीपी हो जाती है, डॉलर वाली जीडीपी हो जाती है 40 और नॉमिनल में हो जाती है 20। तभी पीपीपी टर्म्स में भारत का रैंक 3 है, पर नॉमिनल टर्म्स में भारत की जीडीपी होती है कम। देखिए, पीपीपी टर्म्स में तो भारत की जीडीपी ज्यादा है, नॉमिनल टर्म्स में कम है ना। तो इसीलिए नॉमिनल टर्म्स में भारत का रैंक 5वां, भारत 5वें स्थान पे होता है, और पीपीपी टर्म्स में भारत 3रे स्थान पे है। ठीक है, बनती है बात। इसे ही हम पीपीपी कहेंगे, अंग्रेजी में परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता। परचेजिंग पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी हम परचेजिंग पावर ही देख रहे हैं ना, क्रय शक्ति ही देख रहे हैं। वस्तुओं के दृष्टिकोण से जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो चीज $1 खरीद सकता है अमेरिका में, वही चीज 25 रुपए खरीद सकते हैं हिंदुस्तान में, भारत में, है ना। तो अगर क्रय शक्ति के रूप से देखें तो वही वस्तु $1 की है, वही वस्तु 25 रुपए की है। तो क्रय शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो $1 25 रुपए का है। यह हम वस्तुओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वस्तुओं के दृष्टिकोण से, क्रय शक्ति के दृष्टिकोण से, कि चीज तो वही है ना, खरीदने की क्षमता के हिसाब से देख रहे हैं हम, है ना। तो $1 की चीज वही चीज खरीद सकती है जो 25 रुपए खरीद सकता है, इसीलिए $1 25 रुपए का होगा। इसीलिए पीपीपी दर $40 आएगी, ज्यादा आएगी, तीसरा पायदान आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, बस यही है क्रय शक्ति समता। अब इससे संबंधित इसकी परिभाषा दी होगी आपके नोट्स में, उसे जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्रय शक्ति समता से संबंधित सवाल पूछे गए हैं इक्का दुक्का कभी कभार, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अखबार पढ़ने में आपको काफी सहयोग होगा, क्योंकि अखबार में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा होती रहती है, और उस चर्चा में भारत की तुलना बाकी देशों से, अन्य देशों से भी होती रहती है। तो वहां पे ये क्रय शक्ति समता की जो अवधारणा है उसका प्रयोग बार बार लाया जाता है। अब यदि आप क्रय शक्ति समता को नहीं समझते तो आप उस आर्टिकल को ही, उस अखबार की खबर को ही नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इससे संबंधित परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा नोट्स में से। ठीक है, और अंत में हम बात करेंगे हस्तांतरण भुगतान की, ट्रांसफर पेमेंट की। अब ट्रांसफर पेमेंट कुछ भी नहीं है, देखिए यह वह भुगतान है जो आप कर रहे हैं किसी भी वस्तु या सेवा की आशा में नहीं कर रहे हैं, ये बस आप पैसा दे रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी को पैसा देते हैं तो बदले में कोई वस्तु या सेवा ग्रहण करते हैं, हमेशा ऐसा होता है। कोई भी आप पेमेंट करते हैं, कोई भी भुगतान करते हैं, तो वह आप इसलिए करते हैं कि बदले में आपको कोई वस्तु या सेवा मिलेगी। पर कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जो आप करते हैं पर आपको बदले में ना कोई वस्तु मिलती है और ना कोई सेवा मिलती है ना। तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं को ग्रहण करने के लिए जो आप भुगतान करते हैं वह तो भुगतान ही कहलाता है, पर ना कोई वस्तु ना कोई सेवा के लिए जो आप भुगतान करते हैं, पैसा आपको देना ही होता है, आपके लिए अनिवार्य होता है, उसे हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। उदाहरण के रूप से आपके लिए भारत सरकार को आय कर देना महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है ना। अब भारत सरकार को आप वो कर तो प्रदान कर रहे हैं, पैसा तो दे रहे हैं, भुगतान तो कर रहे हैं, पर बदले में भारत सरकार ना ही आपको कोई वस्तु दे रही है, ना ही कोई सेवा दे रही है ना। आप बस भारत सरकार को पैसा दे रहे हैं।
ठीक है, तो उसे हस्तांतरण भुगतान कहेंगे, क्योंकि बदले में ना कोई वस्तु आ रही है ना कोई सेवा आ रही है। ठीक है, आप अपने जब किसी की शादी में गए हैं, मान लीजिए आप किसी की शादी में गए हैं, ठीक है, वहां पे हम शगन देते हैं ना, शादी में किसको शगुन के लिए एक शगुन का लिफाफा होता है, उस शगुन के लिफाफे में 1100, 2100, 5100 रुपए हम दे देते हैं। तो क्या 5100, 2100, 1100 रुपए जो आप शादी में दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन के परिवारजनों को, जो आप दे रहे हैं, वह किसी वस्तु और सेवा की आशा में दे रहे हैं? नहीं, आप तो बस वह दे रहे हैं, है ना। हाँ, मन में आपके हो सकता है, हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे देश में परिवारों में अलग ही एक राजनीति होती है, उसमें कई लोग बातें बनाते हैं, चुगलियां वगैरह करते हैं कि मैंने तो 21 रुपए का शगुन 2100 रुपए का शगुन दिया, खाने में तो इन्होंने कुछ भी नहीं रखा था। ठीक है, पर वह अलग चीज है। असल रूप से अगर देखा जाए तो आप वह जो 2100 रुपए का शगुन दे रहे हैं, वह ना किसी वस्तु ना किसी सेवा के लिए दे रहे हैं, आप तो बस दे रहे हैं खुशी में। तो इसीलिए वह जो 2100 रुपए का शगुन होगा वह हस्तांतरण भुगतान होगा। देखिए, जब भी कोई बेटा या बेटी पहली आय कमाते हैं, पहला वेतन उन्हें मिलता है पहले महीने का, जब वो सबसे पहली बार नौकरी करने जाते हैं और उन्हें सबसे पहला चेक मिलता है वेतन का, तो कई बार कुछ घरों में परंपरा होती है कि वह वेतन का चेक वे अपने माँ बाप के हथेलियों पे रख देते हैं कि यह सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, तो आप ही के लिए ये मेरे पहले महीने की जो आय है यह आपको समर्पित करता हूं, है ना। ऐसा करते हैं कई खानदानी घरों में, तो ऐसा होता है। अब यह जो समर्पण आप कर रहे हो आय का, यह जो आप पैसा दे रहे हो अपने माँ बाप को, यह उनसे किसी वस्तु और सेवा की आशा में दे रहे हो? नहीं, यह तो बस दे रहे हो। तो इसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे, हस्तांतरण भुगतान कहेंगे। ऐसे ही भारत में बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं और बाहर काम करके वो जो पैसा कमाते हैं अपने घर भेजते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए। तो वो जो घर पैसा भेज रहे हैं वह किसी वस्तु और सेवा की आशा से भेज रहे हैं? नहीं, तो उसे भी हस्तांतरण भुगतान कहेंगे। तो हस्तांतरण भुगतान में आयकर आ जाता है। याद रखिए, अप्रत्यक्ष कर नहीं आएंगे इसमें। जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, आयकर हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, औद्योगिक आयकर, है ना, जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं जो आय पे लगाए जाते हैं वह आएंगे हस्तांतरण भुगतान में। याद रखना, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी वगैरह हस्तांतरण भुगतान में नहीं आएंगे, इस बात को याद रखना। हाँ, अब उसके अलावा भारत सरकार को आप जो भी कर देते हो, प्रत्यक्ष कर देते हो, वह हस्तांतरण भुगतान होता है। भारत सरकार आपको जो सब्सिडी देती है, भारत सरकार आपको जो सब्सिडी दे रही है वह ना ही किसी वस्तु और सेवा की आशा में दे रही है, इसलिए सब्सिडीज भी आपकी हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा होंगी। और आप बाहर किसी अपने रिश्तेदार को पैसा भेज रहे हो, आपको कोई पैसा भेज रहा है, शादी में शगुन का लिफाफा दे रहे हो, घर वालों को अपनी पहले महीने की आय समर्पित कर रहे हो, यह सारी चीजें हस्तांतरण भुगतान है। वन साइड पेमेंट है, एक तरफा पेमेंट है, ये एक तरफा भुगतान है। तो एक तरफे भुगतान को हम कहते हैं हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। वह भुगतान जो ना ही किसी वस्तु ना ही किसी सेवा की आशा में किया जा रहा है, बस किया जा रहा है, हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, याद रखना, हस्तांतरण भुगतान को हम भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं गिनते। इसीलिए भारत में जितना आयकर जुड़ रहा है वह भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत की जीडीपी में सिर्फ वही भुगतान आएगा जो किसी वस्तु और सेवा के लिए दिया गया है। क्योंकि असल तौर पे तो हम वस्तुएं कितने की हैं, सेवाएं कितनी की हैं, उसी का तो आकलन कर रहे हैं जीडीपी में। तो जीडीपी में वह खर्च, वह व्यय जो ना ही किसी वस्तु ना ही किसी सेवा के लिए हो रहा है, उसका जीडीपी से क्या लेना देना, है ना। उसी व्यय को, उसी भुगतान को हम रखेंगे जीडीपी में जो किसी वस्तु और सेवा के लिए है। इसीलिए हस्तांतरण भुगतान जीडीपी का हिस्सा नहीं होता, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है, चलो फिर अब आखिर में बस 3-4 और अवधारणाएं हैं, अन्य अवधारणाएं। एक तो होता है कॉन्सेप्ट आर्थिक उछाल का। आर्थिक उछाल का मतलब क्या होगा, या हम इसे कह देते हैं इकोनॉमिक बूम। ठीक है, आर्थिक बूम भी कह देते हैं। आर्थिक बूम का मतलब जब आपकी जीडीपी में तेजी से वृद्धि हो रही है। मान लीजिए पिछले साल आपकी जीडीपी 6% से उसमें वृद्धि हुई थी और इस साल आपका जीडीपी वृद्धि दर है 10% का, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आपकी जीडीपी में 10% से वृद्धि हुई है और पिछले साल सिर्फ 6% से वृद्धि हुई थी, इस साल 10% से वृद्धि होगी। तो आपकी जीडीपी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उछाल आया है, आर्थिक बूम आया है। यह एक अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि को संदर्भित करता है। आर्थिक उछाल के मामले में
अर्थव्यवस्था उस दर से तेज दर से बढ़ती है जिस पर वह पहले बढ़ी थी। तो पहले वह बढ़ी थी 6% से, अब वह बढ़ रही है 10% से, तो आर्थिक उछाल आ गया। अब एक जो शब्द है जो हम हमेशा सुनते रहते हैं वह है आर्थिक मंदी। अब देखिए, आर्थिक मंदी की एक तो साधारण सी परिभाषा है, एक तकनीकी परिभाषा है, जिसे अर्थशास्त्री जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले तो साधारण परिभाषा को देख लेते हैं। यह पिछली अवधियों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के आकार में कमी को संदर्भित करता है। यानी कि यदि आपकी इस साल आपकी जीडीपी है 100 रुपए की और अगले साल आपकी जीडीपी हो जाती है 90 रुपए की, तो आपके जीडीपी वृद्धि दर होगा नकारात्मक, -10% का होगा आपका जीडीपी वृद्धि दर। वैसे तो आपका जीडीपी वृद्धि दर सकारात्मक होता है, पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, पर यदि पिछले साल के मुकाबले आपका जीडीपी वृद्धि दर कम हुआ है तो नकारात्मक जीडीपी वृद्धि हुई है या नकारात्मक वृद्धि दर रहा है। जब भी आपका नकारात्मक वृद्धि दर होता है या पिछले साल के मुकाबले जीडीपी कम हुई है, उसे हम आर्थिक मंदी कहेंगे। ठीक है, अब यह तो साधारण परिभाषा हो गई। तकनीकी परिभाषा क्या है? दुनिया भर में अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि तकनीकी मंदी का मतलब कम से कम 2 लगातार तिमाहियों के लिए आर्थिक विकास दर गिर रही है। यानी कि 2 तिमाहियां मतलब 6 महीने, है ना। अगर 6 महीने तक लगातार आपका आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक है, जो कोरोना काल के पहले वर्ष में था, 2020 में था, है ना, तो तब आपका आर्थिक वृद्धि दर -9 नकारात्मक था। ठीक है, और 6 महीनों के लिए नकारात्मक था। तभी हमने कहा था कि 2020 में तकनीकी रूप से भारत में मंदी आई थी। तो भारत जो आर्थिक मंदी होती है वह तकनीकी, अगर हम उसकी परिभाषा पे जाएं तो लगातार 2 तिमाहियों तक यदि आपका जो वृद्धि दर है वह नकारात्मक है तो आर्थिक मंदी चल रही है। अब आर्थिक मंदी हो गया, ये आर्थिक उछाल आपको पता चल गया। अच्छा, एक और टर्म होता है जिसे हम आर्थिक अवसाद या महामंदी कहते हैं। तो आर्थिक मंदी तो पता चल गया, महामंदी मतलब 2 तिमाहियां नहीं, कई वर्षों तक आपकी जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक हो, आपकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह चरमरा जाए, उसे महामंदी कहेंगे। तो 2 तिमाहियां नहीं, कई वर्षों तक अगर मंदी चलते जाए तो उसे महामंदी कहते हैं। एक महामंदी आर्थिक गतिविधियों में अत्यधिक गिरावट है जो केवल कई तिमाहियों के बजाय वर्षों तक चलती है। साथ ही जब मंदी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पे पड़ जाता है, सभी क्षेत्रों पे अधिक व्यापक होता है, उसे महामंदी कहते हैं। तो एक तो कई वर्षों तक चलना और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पे इसका असर पड़ना और उतना ही असर पड़ना, इसे महामंदी कहेंगे। इसीलिए गंभीर और लंबी मंदी को महामंदी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेट डिप्रेशन इसका एक उदाहरण है। अब देखिए, ग्रेट डिप्रेशन पूरे विश्व में आया था, महा डिप्रेशन जिसे हम कहेंगे या महाअवसाद कहेंगे या महामंदी कहेंगे। तो महामंदी आई थी 1929 से लेके 1939 तक, 1938 या 39 तक। ठीक है, सो 1929 से लेके 1939 तक एक 10 साल का ये काल था जिसमें महामंदी आई थी और लगभग सभी देशों पे इसका असर पड़ा था। तो ये एक महामंदी का उदाहरण है। खैर, महामंदी इसे कहते हैं। अब कोरोना काल के पहले वर्ष में भारत में मंदी तो आई थी, पर वह मंदी महामंदी नहीं बन पाई क्योंकि भारत की सरकार ने और भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले लेक्चरों में। वह ऐसे कदम उठाए थे जिससे यह मंदी महामंदी नहीं बन पाई। ठीक है, बस यही चीजें हमने कर रही हैं और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वह है मुद्रास्फीति। तो ठीक है, मुद्रास्फीति एक अहम विषय है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए कल के लेक्चर को भी ध्यानपूर्वक सुनना। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।